हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, आप सर्किट को जोड़ दो, ये देखो दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं सबको, एक एनोड और एक है कैथोड, एनोड और कैथोड। इनको बेटा क्या किया हमने, बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, एक्सटर्नल बैटरी है, एक क्या लगा दिया, बैटरी या कोई सेल लगा दिया बाहर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा, ठीक है ना। और बेटा क्या होगा यहाँ पर, इस करंट को फ्लो करने की वजह से अंदर सेल के अंदर क्या होगा, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी, है ना। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एक्चुअल में क्या होगा बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, इतना समझे। यस सर। अब अच्छा एक बार डायग्राम पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे डायग्राम पर। आपको कुछ चेंज नजर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जो गैल्वेनिक सेल का डायग्राम था बिल्कुल स्टार्टिंग में, और इस वाले सेल के डायग्राम में क्या क्या चीज दिख रही है। सबसे पहले देखो, एनोड पर बेटा वहां पर नेगेटिव साइन होता था, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बैटरी के साथ आपने पॉजिटिव से जोड़ रखा है ना। तो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव एंड पर जुड़ा होता है बैटरी के पॉजिटिव एंड से, उसका हमेशा क्या लेते हैं हम, उस पर चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। और नेगेटिव के साथ है तो कैथोड देखो नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें मैंने एक चीज आपको चैप्टर की शुरुआत में कही थी, क्या, कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, क्या होगा प्रथम, एनोड पर नेगेटिव चार्ज। हाँ, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन। तो बस आपको ये चीज पकड़ लेनी है कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर बेटा, क्या होता है, एक तो एनोड लेफ्ट साइड पर रहती है हमेशा, एनोड को हमेशा लेफ्ट पर रखते हैं, ये आप समझ लो। और एनोड पर हमेशा बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर बेटा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं वर्किंग कैसे होता है इसका। सबसे पहले आपको बताया बेटा, इस सेल के अंदर आपको क्या क्या दिख रही है, दो इलेक्ट्रोड्स दिख रही है, एक एमीटर लगा रखा है। एमीटर किस लिए लगाया है, कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, नीचे आपको दिख रहा है कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, है ना। उसमें बेटा अलग अलग सेपरेट कंटेनर लेते थे, मतलब कि हाफ सेल होते थे, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ यस। पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखो एक ही कंटेनर है, दोनों इलेक्ट्रोड एक एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो है लगाए हुए हैं, ठीक है। दोनों बेटा दोनों इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं एक ही सॉल्यूशन में दिख रहे हैं आपको, है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि एक तो उसमें सेपरेट था, हाफ सेल्स थे, यहाँ पर बेटा क्या है, एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमने दोनों को डिप किया हुआ है। समझे इस बात को, खुशी आई बेटा यस समझ में? सर। यस सर। इतना आ गया आपको समझ में। चलो तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे एसिड बेस या सॉल्ट, कोई भी आप ले लो, जो वाटर में क्या होता हो बेटा, डिसॉल्व होता हो। इलेक्ट्रोलाइट तो समझते हो जिसमें से करंट फ्लो हो जाए, जिस सॉल्यूशन में से बेटा करंट फ्लो हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड है अपना कॉमन साल्ट, तो कॉमन सॉल्ट को वाटर में डालते हैं, क्या होता है, करंट फ्लो करता है उसमें, नमकीन पानी में, यस हार्ड वाटर को बोलते हैं, करता है ना। तो क्या बन गया वो, यस सर। इलेक्ट्रोलाइट बन गया। हाँ इलेक्ट्रोलाइट बन गया। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बेटा यहाँ पर हम ले सकते हैं। जिस तरह का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, सुनो ध्यान से, जिस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एनोड पर क्या चीज आ जाएगी, कैथोड पर क्या चीज आ जाएगी, समझेंगे। जो एनोड अपनी दिख रही है इस पर बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो इस पर बेटा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, सॉरी एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा इफेक्ट होगा इस इलेक्ट्रोड पर, क्लोराइड होगा ही होगा, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे ना। जो क्लोराइड के आयन यस है सर। वो सारे कहां पर आ जाएंगे, देखो नेगेटिव मैंने दिखा रखे हैं उधर की साइड, सारे इधर आ जाएंगे एनोड की साइड, और पॉजिटिव वाले किधर चले जाएंगे, सोडियम Na पॉजिटिव आयन जैसे वो आ जाएंगे बेटा कैथोड साइड पर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट। अपोजिट चार्जेस है ना अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा होगा। अब देखो एनोड पर बेटा क्या होगा, एनोड पर एक्चुअल में क्या होगा, जो भी आपका एलिमेंट है, जैसे अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होना है। अब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता था हमेशा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ। क्लोराइड में से इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा बताओ जरा, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, हाफ मोल बनेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोराइड आयन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। ये बेटा आ रहा है समझ में आपको, देखो ठीक है, ठीक है यानी Yes, ऑक्सीडेशन sir. इलेक्ट्रॉन यस सर। देखो क्लोराइड के पास क्या था, देखो जो एनायंस होते हैं बेटा उनके पास नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उनके पास एक एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले रखा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अभी उसमें से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो यानी कि बेटा यहाँ पर एनोड पर क्या देखोगे आप, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। रिडक्शन पे देखते हैं क्या होगा, उस साइड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया रिडक्शन पर क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हुआ, गेन हुआ। तो इस साइड पर कौन से आयन चले गए थे, Na पॉजिटिव के, तो Na पॉजिटिव के क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उधर से उसको एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल, समझे, ठीक है बेटा, सोडियम मेटल बनेगा, यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। खुशी बेटा आया समझे, देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे Yes, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर बेटा पहले रिएक्शन होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, करंट पास, और उसके बाद बेटा फिर क्या है, अपना रिएक्शंस हो रहे हैं, तो दोनों साइड के रिएक्शन दिख रहे हैं। तो समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे हुए, ऑक्सीडेशन यहाँ पर बेटा क्या हो गया, क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन गई, और यहाँ पर बेटा सोडियम आयन से सोडियम मेटल बन गई, ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे अगर कोई जनरल मेटल हो, अभी तो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है, अभी कोई जनरल बात करते हैं, जनरल बात मतलब की करते हैं तो Mn पॉजिटिव, इस साइड पर बेटा क्या होगा, Mn माइनस, ऐसा कोई पार्टिकल होगा उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा अपना M मेटल, है ना। अगर कोई और आयन देखो तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। और इस साइड पर एक जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। इस साइड पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा कोई Mn पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव इधर आ रहे हैं, और पॉजिटिव किधर है, ये देखो ये सारे पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। चलो तो Mn पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, जितना उसका चार्ज होगा, सोडियम में तो 1 है, अगर कैल्शियम होता तो
कितने 2 हो जाते हैं, है ना, प्लस एम ई पॉजिटिव क्या बन जाएगा बेटा एम सॉरी, समझे मेरी बात, एम डैश लगा दो यहाँ पर, एम डैश दूसरा कोई मेटल। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? अच्छा, इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी है, हमारा बेटा मेटल जो है वो किस साइड डिपॉजिट होता है हमेशा, मेटल किस साइड हो रहा है, यहां देखना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ये गैसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना जैसे क्लोरीन है तो ये तो गैस है, मेटल हमेशा बेटा किधर डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर होगा। मेटल आपको ये याद रखना है कहां पर डिपॉजिट होता है, हमेशा कैथोड पर होता है, ठीक है। जैसे सोडियम देखा हमने, सोडियम किधर डिपॉजिट हुआ, कैथोड के ऊपर, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये, ठीक है साक्षी बेटा आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, सिलेबस में कुछ टॉपिक हट गए हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो मैंने अभी आपको क्या कराया है, एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट की कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की तो आपको दिखाई मैंने, है ना, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम बन गया, इधर अपना क्लोरीन गैस बन गया, है ना। ऐसे ही हम किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा क्या होता है, उसमें एक साइड हाइड्रोजन बन जाती है और दूसरी साइड बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। उतना ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ओके। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे नेक्स्ट। इतना समझ में आया सबको इलेक्ट्रोलिसिस? यस सर। ठीक है, अब नया टॉपिक बेटा आपका सिलेबस में है, ये लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है अब हमारा, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर रहेंगे, देखा होगा सभी बच्चों ने, पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर फिर ई सेल कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन है, और नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद फिर हमने क्या देखा कि नर्नेस्ट इक्वेशन से फिर डिफरेंट रिलेशंस जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या है, और उसके एप्लीकेशंस क्या है नर्नेस्ट इक्वेशंस के, है ना, ये सारी चीजें देखी हमने। उसके बाद बेटा लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल। अभी इससे पहले पता है कंडक्टिविटी सुना है किसी ने, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो सुना होगा सबने, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, बताओ। रेजिस्टेंस बेटा प्रथम रेजिस्टेंस बोलो क्या होता है, भूल गए, इतना यूज कर रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आ सकता रेजिस्टेंस नंदनी बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल बता दो। इलेक्ट्रिक चार्जेस को रोकना, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करता है, अवॉइड के फ्लो को अपोज करता है। अपोज करता है, मतलब कि करंट के, सिंपल देखो, करंट के फ्लो को क्या करेगा बेटा, कहीं पर कोई करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है ना, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूले, देखो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और फिर एक फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू, इस तरीके से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ये पढ़ा है, अभी अभी पढ़ के चुके हो शायद, देखो R इक्वल्स टू L बाय A। इसमें ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी की वैल्यू। L हो गया लेंथ, है ना, कितना लेंथ है अपना, अगर ये कंडक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी है, और
ये बेटा क्या है, ये वाला एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, सबको याद आया है ये रिलेशन रेजिस्टेंस का। अब बेटा देखो इसका हमारे पास क्या इसका यूज है, मैं आपको बताता हूं। अभी हम बात करेंगे कि किसी जो हमारे पास एक सेल है ना, जैसे कोई भी सेल बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, इसके अंदर बेटा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी है कि नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम बेटा एक नया टर्म यूज करेंगे, इसको बोलते हैं, शायद फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस बेटा एक्चुअल में मतलब है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता है तो उसका अपोजिट कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को बेटा लिखते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे करते हैं बेटा, जी सिंबल, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/r, वेयर r इज द रेजिस्टेंस। r बेटा क्या है खुशी, रेजिस्टेंस। तो समझ गए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर जैसे मान लो अगर किसी चीज का आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या हो जाता है, अगर मैं ये कहूं कि रेजिस्टेंस किसी की बहुत ज्यादा है ना, जैसे नॉन मेटल्स के केस में होता है, तो उसमें करंट बेटा क्या होता है, बहुत कम फ्लो करता है ना, तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इसकी क्या है, बहुत ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, उल्टा बोलेंगे, बहुत कम है, हाँ यस कम गुड, हो जाए। कम हो जाएगी। तो कंडक्टेंस बेटा क्या है, अपोजिट है रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का अपने पास बेटा फॉर्मूला क्या है, देखो R = ρl है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर 1/r लिख दिया तो उल्टा कर दो, तो क्या हो गया, ρl नीचे a ऊपर, a/ρl, ये रो है, थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा और इसमें काम है, यहाँ पर आपको जो ये रो दिख रहा है, इसको बेटा हम कहते हैं तो बेटा 1/रो को कैसे लिख सकते हैं, इसका भी अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। रेसिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। एक नया टर्म है, पढ़ा है कंडक्टिविटी फिजिक्स में, कंडक्टिविटी, इसको बेटा कापा से डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है, ये देखो थोड़ा सा के बनाते हैं अलग से, ऐसे आया समझ बेटा, क्या लिखा मैंने, 1/रो को क्या लिखा है, 1/रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी के, वेयर के और कापा इसका सिंबल है, इस कापा का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ सेल। क्या है बेटा, ये कंडक्टिविटी कहलाती है। पढ़ी आपने फिजिक्स में कंडक्टिविटी, खुशी पढ़ी है बेटा, अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, बताओ जल्दी। Yes, opposite of Yes, sir. resistivity. हाँ अपोजिट ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। सिंबल, सिंबल हो सकता है आपने अलग पढ़ा हो, या यही था सिंबल, यही था, कापा बोलते हैं इसको, ग्रीक सिंबल है ये, ठीक है बेटा, कापा इसको सिंबल, इस सिंबल का नाम है कापा। जैसे ये रो है ना, रो बोलते हैं इसको, इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, ये जो बी जैसा दिख रहा है, Rho. रो बोलते हैं। रो। और ये हो गया कापा, के फॉर कापा, मतलब अपने इंडियन सिंबल्स नहीं है इंग्लिश के, ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो इसका मतलब होता है बेटा कंडक्टिविटी। तो 1/रो को देखो क्या लिख दिया हमने, कापा यानी कंडक्टिविटी के, A/L,
ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो यहां पर बेटा आपको मैं बताता हूं, आपके पास फॉर्मूला क्या आया। ये बेटा क्या थी हमारी कंडक्टेंस थी, और वो क्या है बेटा कापा ए अपॉन एल। ये देखो ये फॉर्मूला आया आपके पास, इसमें ये तो हो गई बेटा कंडक्टेंस, और कापा क्या हो गया ये कंडक्टिविटी। इतना समझे? जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया? Yes. Yes, sir. आ गया सबको? अब बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट्स की। तो सबसे पहले कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट आपने पढ़ी है ओम होती है, ओम होती है रो, ओम, ओम बोलते हैं ना ऐसे, ओम है। तो कंडक्टेंस की बेटा क्या होती है, क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर है तो 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम को ऐसे लिखते हैं ओम इनवर्स, और इसको बेटा एक नाम दे दिया है साइमेंस। इसका नाम क्या है? साइमेंस। ये भी Simon. हाँ एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया साइमन। इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल एस। तो कंडक्टेंस की यूनिट बेटा क्या होती है? साइमेंस होते हैं, और एक साइमेंस का मतलब हो गया 1 रो इनवर्स, वो सॉरी 1 ओम इनवर्स। ठीक है, इतना है समझ में? इसकी एसआई यूनिट है ये कंडक्टेंस की। एसआई यूनिट क्या हुई? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को कुछ नाम देना पड़ेगा बेटा, क्या नाम दिया हमने? साइमेंस, साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पर, और एस कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इतना आया सभी बच्चों को समझ में? भावेश? Yes, sir. तो सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होता है? देखो सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछेगा आपसे कंडक्टेंस की तो क्या बोलोगे? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन G is the reciprocal of the resistance, reciprocal of the resistance offered by the electric current flowing in the circuit। यानी बेटा अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल है, उस सॉल्यूशन के अंदर मतलब कि उस सेल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? कंडक्टेंस कहलाएगा। सबको आया बेटा समझ में कंडक्टेंस की डेफिनेशन? उसके बाद कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, Capital G. कैपिटल जी से। कैपिटल जी की वैल्यू हो गई, फॉर्मूला अगर देखें, ये देखो मैंने आपको दिखाया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया आपने वैल्यू, रो ए बाय एल तो अपोजिट हो गया, 1 अपॉन रो को बोल दिया कापा, और ए अपॉन एल। कापा हो गया बेटा कंडक्टिविटी हो गई, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो मैंने डायग्राम भी दिखाया है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, जितना भी अपना हम जो सेल लेंगे उसका कितना एरिया है, और लेंथ हो जाएगा बेटा उस सेल की कितनी, इलेक्ट्रोड की कितनी लेंथ है। ठीक है, अभी ये सब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इतना समझो। ये फॉर्मूला आया समझ में सबको? ये कैसे आया? जी इक्वल टू कापा ए बाय एल। ठीक है, आ गया बेटा सबको समझ में? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, कल्याणी आया बेटा समझ में? आ गया? आगे बढ़े, इसकी यूनिट की बात कर रहे थे। उसके बाद इसकी यूनिट की बात कर रहे थे बेटा, कंडक्टेंस की यूनिट थी। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है बेटा 1 अपॉन ओम, और 1 अपॉन ओम को एक्चुअली में बोलते हैं साइमेंस, एस कैपिटल एस। ठीक है, तो यानी कि 1 साइमेंस कितना हो गया बेटा? 1 ओम इनवर्स। ठीक है, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है। अब बेटा कंडक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कंडक्टिविटी कहां से आई है, इसका क्या मतलब है? कंडक्टिविटी को देखते हैं। अब यहां पर आपको कंडक्टिविटी दिख रही है बेटा, कापा। फॉर्मूला अपने पास क्या आया? G इक्वल टू कापा ए बाय एल। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? ये आप ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर बेटा देखते हैं, हमें अभी इसकी यूनिट तो पता चल गई, कितनी है बेटा? साइमेंस है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, कापा को एक तरफ लिखा है तो बाकी सब चीजें उधर ले जाऊं।
तो ऐसे लिख देंगे G और उधर जाएगा तो L अपॉन A, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, कंडक्टिविटी को इधर ले आए। अब देखो इसकी यूनिट अपने को निकालनी है कंडक्टिविटी की, देखो ध्यान से, इसकी यूनिट बेटा क्या होता है आपको, साइमंस है ना, कैपिटल S। लेंथ की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड मीटर होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है हमेशा, ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर होगा। तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये होगी मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा ना, एक पावर, तो नीचे क्या रह गया, मीटर इनवर्स रह गया। तो इसकी यूनिट बेटा क्या हुई, साइमंस मीटर इनवर्स। किसकी है ये, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ कापा या कंडक्टिविटी, क्या है बेटा ये, कंडक्टिविटी ऑफ सेल। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कितना हो गया, साइमंस मीटर इनवर्स। इतना आया सबको समझ में, ठीक है। अब ये ऐसा ही यूनिट है, लेकिन हमेशा तो इसको यूज नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में रखो और एरिया को बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो, तब कौन सी यूनिट हो जाएगी। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में लें, बताओ, अगर लेंथ को सेंटीमीटर में लें और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तब अपनी यूनिट क्या बन जाएगी, एक और यूनिट भी यूज होती है, साइमंस सेंटीमीटर। हाँ, वहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, पावर एक कटेगी सेंटीमीटर साइमंस सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इतना यूज कर नहीं है, ठीक है, आप बस समझ लो। हम बेटा इस यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, ये अपनी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, और ये वाली यूनिट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में बेटा, यस सर। चलो अब हम कंडक्टिविटी के ऊपर आएंगे। कंडक्टिविटी से हमें मतलब है, सभी बच्चे समझ रहे हैं बेटा एक चीज कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कि कोई सेल है अपना, उस सेल के अंदर बेटा कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। अब किसी सेल के अंदर क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी कंडक्टिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है ना। जिस सेल के अंदर जितना ज्यादा करंट फ्लो करता है, जितना कम रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि उसका कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा कंडक्ट, उतना ही ज्यादा है। अभी कौन सा सेल अच्छा है, कौन सा ज्यादा पावर देगा आपको, जिसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है ना। तो अलग अलग सेल के ऊपर अलग अलग कंडक्टिविटी होती है और कई चीजों पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। देखेंगे सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा कंडक्टिविटी की एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं। तो कंडक्टिविटी की बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले तो बेटा इट इज ए मेजर ऑफ फ्लोइंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्या है, ये एक मेथड है, एक तरीका है कंडक्टिविटी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी सेल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मेथड है ना, जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, उतनी ही ज्यादा है। तो एक तरीके से आप अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, तो आप क्या पता लगा सकते हो बेटा, कि इसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है या कम करता है, ठीक है। सबको आई मेरी बात समझ में? यस सर। और दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी इज जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टिविटी। क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है बेटा, रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वैसे कंडक्टिविटी भी क्या है, बहुत अपोजिट, इसके अपोजिट है। रेजिस्टिविटी के ठीक क्या है, अपोजिट प्रॉपर्टी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मटेरियल की, है ना। तो कंडक्टिविटी बेटा बताओ, मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बताओ। मेटल्स की ज्यादा होगी, खुशी बताओ। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, सर मेटल्स की जो, नॉन मेटल्स की कम होगी, या इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स, है ना। एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक कंडक्टर्स हो गए, एक इंसुलेटर्स हो गए। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी बेटा किसकी होनी चाहिए,
खुशी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेटल्स की। मेटल्स की, क्योंकि उनमें करंट आसानी से फ्लो करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ रहे ना कि मेटल्स की Yes. मेटल्स में बहुत अच्छे से करंट फ्लो करता है, नॉन मेटल्स में नहीं करता है। तो डेफिनेटली जिसमें से करंट ज्यादा फ्लो करता है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है। एक बार मेरे को इसकी डेफिनेशन आपको बता दी, इसको डिफाइन कैसे करोगे बेटा कंडक्टिविटी को। इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अगर बेटा मैं इसमें g की वैल्यू 1 पुट कर दूं, देखना ध्यान से, इफ g is equal to 1, इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है। ये क्या है जी? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की वैल्यू अवेलेबल कर दी, लेंथ मैंने कंडक्टर की लेंथ कितनी ले ली? 1 मीटर ले ली, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि कापा की वैल्यू क्या आ गई? K is equal to G। सबको दिख रहा है? तो कंडक्टिविटी को बेटा डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताओ? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसा बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सेल having length of its electrodes 1 meter and area of cross section 1 meter square, and कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो? 1 यूनिट हो। कंडक्टेंस 1 यूनिट पुट कर दो, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड ले लो 1 मीटर, एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में कंडक्टिविटी बेटा क्या हो गई? कंडक्टेंस ही हो गई, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या Yes, बोलोगे sir. आप? तो ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ a cell is defined as, ऐसे लिखेंगे, conductivity of a cell, ठीक है, is defined as, क्या डेफिनेशन हो गई? as the कंडक्टेंस के बराबर हो गया, है ना। डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सेल having length of electrodes, इसकी इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 मीटर, और 1 एरिया meter. कितना होगा? 1 meter. 1 मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया बेटा ये डेफिनेशन? अगर कभी पूछा जाए कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये है, ठीक है। सबको आया बेटा समझ में? यहां से रिलेशन आया। Yes, sir. चलो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी को बेटा एक और नाम से भी जानते हैं हम। कंडक्टिविटी को इसलिए एक और नाम देते हैं, ये नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कई बुक्स में कई जगह क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या देता है आपको, क्या बोलेगा? कंडक्टिविटी नहीं बोलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देगा। फिर बच्चे घूमते रहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है। देखो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। कंडक्टिविटी ऑफ द सेल को दूसरा नाम क्या है बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा कंडक्टेंस के बराबर हो जाती है जब अगर आप उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स की लेंथ को बेटा क्या लो? 1 मीटर लो, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लो? 1 मीटर स्क्वायर लो। समझे मेरी बात इतना? तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? Yes, sir. स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये वर्ड याद कर लो, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात है, ठीक है। सभी को आया समझ में? हर्षिता बेटा क्या समझ में आया कंडक्टिविटी की डेफिनेशन? क्या वो माइक ऑन नहीं हो रहा? कल्याणी क्या समझ में आया बेटा? रिप्लाई करो बेटा।
लीना आया बेटा समझ में? कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल क्या है बताओ जरा। रिप्लाई करें बेटा, आगे पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, इतना आया समझ में? रुपेश आया बेटा समझ में? रिप्लाई तो कर सकते हो, आया नहीं आया? बोलो। आया सर। आ गया सबको? आया? आया सर। एक दो बच्चों की आवाज आ यस रही सर। है। इतना सब समझ में आ गया अच्छे से? कंडक्टिविटी यस सर। दोबारा देख लो। कंडक्टिविटी बेटा एक्चुअल में कंडक्टेंस की ही वैल्यू है। जब किसी कंडक्टर की लेंथ अपनी हो जाए बेटा 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, सिंपल। चलो, तो अब बात कर रहे थे कंडक्टिविटी किस मटेरियल पर, मतलब किस चीज पर डिपेंड करती है। किसी भी मटेरियल की बेटा कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और क्लासिफाई कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बताया। कंडक्टर्स बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं और इंसुलेटर्स बोलते हैं। अभी तीनों की कंडक्टिविटी कैसे होगी कौन बता सकता है? सबसे ज्यादा किसकी है? योगेश बेटा कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अभी बार बार बोल रहे हैं कि कंडक्टेंस मेटल्स की सबसे ज्यादा है, तो मेटल्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं इनको, बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर। यस सर। ये देखो कंडक्टर्स, दूसरा क्या होता है? सेमी कंडक्टर्स होते हैं और एक होते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होंगे बेटा? जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू, कापा की वैल्यू क्या बेटा? वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा वैल्यू है ना। जैसे मेटल्स हो गए आपके, हाँ, कॉपर, जिंक, ये अपना आयरन भी है इसमें, गोल्ड, सिल्वर, इनकी कंडक्टिविटी क्या है बेटा? बहुत ही हाई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? प्रथम सेमीकंडक्टर सुने? कौन से मटेरियल्स होते हैं बताना, बताओ। इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। क्या बेटा? हाँ, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर बेटा होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल, जैसे सिलिकॉन, सुना है आपने? सिलिकॉन ग्रुप 14 में बेटा, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सब मटेरियल्स होते हैं। और जैसे अपने सोलर सेल पैनल है, मैं आपको समझाता हूँ। सोलर सेल पैनल होते हैं, उसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा होता है? यही मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सब से बनाते हैं। तो उसके अंदर भी करंट फ्लो करता है, लेकिन कम करता है। तो तापा की वैल्यू बेटा जो होती है सेमीकंडक्टर्स के केस में, कंडक्टर से तो क्या होगी? कम होगी, कंडक्टर से कम होगी, और इंसुलेटर से बेटा क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी, क्योंकि इंसुलेटर में तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता, बहुत ही कम, है ना। तो कंडक्टिविटी देखोगे, अगर कंडक्टर्स की बेटा देखोगे तो इस तरह की वैल्यू होगी, देखो 5 × 10⁵, 6, 7 ऐसे करके, या और भी ज्यादा होती है 11, 13 ऐसे करके। और सेमीकंडक्टर्स की क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी इससे, ठीक है, मतलब कि 2, 5, 10⁵ ऐसे करके। इंसुलेटर्स की क्या होगी? बहुत ही कम, कापा इज वेरी वेरी लेस देन, है ना। तो इनकी वैल्यू कैसे आती है बेटा? 5 × 10⁻⁻7 -8, बहुत ही कम। -7 का मतलब क्या है? वेरी वेरी लेस देन। तो कंडक्टिविटी बेटा सबसे ज्यादा कंडक्टर्स की, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, और सबसे कम इंसुलेटर्स। आ गया सबको समझ में ये बात? अब एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वैसे सिलेबस में अपना ज्यादा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा बहुत इसके बारे में दिया हुआ है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, या सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? सुनिए बेटा, किसी ने सुपर कंडक्टर ऐसा कुछ? पढ़ा है किसी ने बेटा इसके बारे में? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? बताता हूं फिर मैं, नहीं तो किसी को पता है तो बताओ थोड़ा बहुत।
नहीं आइडिया। योगेश बेटा रिप्लाई नहीं करते आप? योगेश माइक ऑन करो बेटा। योगेश हाँ योगेश रिप्लाई करो बेटा। प्रथम कंडक्टिविटी ये सुपर कंडक्टर्स पढ़े किसी ने? वाटर सुपर कंडक्टर्स, जैसे बेटा कंडक्टर बोलते हैं वैसे सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाए, मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए बेटा? बहुत ही कम हो जाए, वेरी वेरी लेस, है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स को बोलते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। एक टेम्परेचर पर जाके क्या हो गई? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो सोचो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल्स हैविंग मैक्सिमम कंडक्टिविटी। मैक्सिमम कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया बेटा? कापा की वैल्यू क्या है? कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है उनकी, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लगभग ना के बराबर होगी, है ना, ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब कि ऐसे समझो कि किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कोई उसको अपोज नहीं कर रहा। अब सोचो ये कहां पर यूज होते होंगे, सोचने की बात है। तो बेटा अभी स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, इसरो के अपने या नासा के अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, उनके अंदर बेटा जो मटेरियल्स का यूज किया जाता है, सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और भी कई जगह यूज करते हैं इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं और नए नए इसके बीच में रिसर्च चलती रहती है। तो खासियत बेटा ये होती है सुपर कंडक्टर्स की कि ये कंडक्टिविटी अपनी क्या होती है, इनकी बहुत ही ज्यादा होती है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इवन मोर देन मेटल्स। मेटल्स तो कुछ भी नहीं है, मेटल्स की कंडक्टिविटी से कहीं ज्यादा, जैसे इसमें 10 की पावर 11 मैंने आपको बताया, तो बेटा सुपर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इससे भी कहीं ज्यादा है। समझ गए सभी बच्चे मेरी बात? अभी आजकल नए नए मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। अभी आपने जैसे देखा होगा बेटा, जैसे हम अपने नए नए चिप्स बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप्स बन रहे हैं, तो नए नए उसमें रिसर्च हो रही है। तो दो मटेरियल्स बेटा बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल्स में बना सकें, है ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो रही है कि जो छोटे से छोटे हों। और दूसरा बेटा है सुपर कंडक्टर्स, इस पर लगातार रिसर्च जारी है। तो अभी बहुत सारे मटेरियल बेटा आज की डेट में ऐसे हैं, अ नंबर ऑफ सेरामिक मटेरियल्स हैं। ऐसा मतलब अपने लोगों का मानना क्या है, हम लोग सोचते हैं बेटा कि कोई मटेरियल है, कोई मेटल है ना, हमने यही पढ़ा है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बेटा नए नए मटेरियल्स डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए मटेरियल्स ऐसे डिस्कवर हो रहे हैं जिसकी कंडक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। और वो सारे मेटल्स नहीं है, प्रथम समझ रहे हो, मेटल्स नहीं है बेटा, वो अलग तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे सेरामिक मटेरियल्स। सेरामिक समझते हो? सेरामिक्स क्या होते हैं? एक तरीके से आप बोल सकते हो कार्बन के मटेरियल्स हैं, कार्बन जिसमें यूज करते हैं, ठीक है, सेरामिक मटेरियल्स होते हैं, या मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स के ऑक्साइड्स को बना के देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इनकी। और बेटा सबसे बड़ी खासियत ये है कि सुपर कंडक्टर्स जो अपनी कंडक्टिविटी शो करते हैं मैक्सिमम, वो करते हैं कम टेम्परेचर पर, मतलब कि इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ लगभग 150 केल्विन। मतलब आप ये समझ के चलो कि जितना कम टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मैं आपको समझाता हूं। आपने याद किया था बेटा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर अपने लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? किसी को याद है बेटा? खुशी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? बताओ क्या होना चाहिए? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही। इंक्रीज होंगी। अब सोचो अगर रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, तो टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी?
कम होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सुपर कंडक्टर्स बेटा जो है, अगर आपको किसी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो, कम करते जाओ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाओ। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाते हैं तब बेटा देखते हैं कि कुछ कंडक्टर्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, समझ गए? उनकी रेजिस्टेंस बेटा बहुत ही कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। आया समझ में सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टेंस क्या है? यस सर। ऐसे अपने सीबीएसई में कोई ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर्स का मतलब क्या है। तो सुपर कंडक्टर्स है ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, हैविंग मैक्सिमम कंडक्टिविटी एंड ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। और टेम्परेचर आपको बताया बेटा, एट वेरी लो टेम्परेचर्स 0 to 15 केल्विन। सोचो केल्विन होता है अपना 0 डिग्री सेल्सियस 273, उससे भी बेटा काफी कम नेगेटिव टेम्परेचर्स पर 0 to 15 केल्विन ये रेंज होती है इसकी। सबको आगे समझ में अच्छे से? इतना आज के लिए बेटा इतना काफी है, आज के इतना काफी है। पीछे का आप अच्छे से करो। और बेटा टेस्ट जो है, हाँ टेस्ट के बारे में आपसे बात करनी है। न्यूमेरिकल्स कर लोगे सभी बच्चे? बताओ मुझे, वैष्णवी हो जाएंगे बेटा न्यूमेरिकल्स? ई सेल निकालना, नॉनेस्ट इक्वेशन सॉल्व करना, यस सर। कर लोगे सभी बच्चे? तो न्यूमेरिकल्स भी दे दूं मैं, न्यूमेरिकल्स भी दे दूं, कर लोगे सभी बच्चे? एक ई सेल क्वेश्चन दे दूंगा, ई नॉट सेल निकालने के लिए, नॉनेस्ट इक्वेशन, डेल्टा आरजी की वैल्यू कैसे निकालनी है, कर लोगे सारी वैल्यू? ठीक है, लॉग आपको सिखा दिया है। किसी को डाउट है बेटा? कुछ पूछो क्वेश्चंस को लेकर न्यूमेरिकल्स में। निधि हो जाएंगे क्वेश्चंस? टेस्ट बेटा मेरे को आज देना है, तो मैं आपको जहां तक आज कराया वहां तक दे दूं? बताओ खुशी, कहां तक देना टेस्ट में? ठीक है, आज जहां तक कराया वहां तक दे दें कंडक्टेंस? ठीक है बेटा। हाँ, अभी कंडक्टेंस की डेफिनेशन ये सब मैंने जितना कराया इतना कर लो, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर। बाय सर।